तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक और उसको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आई होप कि इससे पहले आप सेट 1 एंड सेट 2 का वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ से जाकर वीडियो कंप्लीट वॉच कर लीजिए, वो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी जो हम देखेंगे सेट 3 देखेंगे। अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अपने चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम सेट 3 देखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। आय व्यय खाता किस संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है बताइए? व्यापारिक संस्था के द्वारा तैयार किया जाता है, या फिर औद्योगिक संस्था द्वारा, लाभ न कमाने वाली संस्था, सभी संस्थानों द्वारा तैयार किया जाता है। तो बताइए, जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप स्टार्ट कर लीजिए। ये क्वेश्चन सेट 1 में भी और सेट 2 में भी है। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आय व्यय क्या खाता है? तो आय व्यय एक नाम मात्र खाता है। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछेगा कि आय व्यय खाता कैसा खाता है। तो ये नाम मात्र खाता कौन सा? ये नाम मात्र खाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये लाभ न कमाने वाली संस्था जो होती है वो आय व्यय खाता बनाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर मेरा सेकंड है कि विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी। देखिए, स्पेशल पर्पस के लिए जो दान होगा उसको हम कहाँ दिखाएंगे? आय व्यय खाते में, या चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, या चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, या इनमें से कहीं भी नहीं। तो बताइए कि 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए, जब भी हमको स्पेशल दान मिलेगा तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। किसमें? तो चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, क्योंकि वो मुझे स्पेशल किसी पर्पस से मिल रहा है। तो मेरे लिए क्या हुआ? रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ, वो लाइबिलिटीज़ हुआ। इसलिए इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि सचिव को मानदेय का भुगतान है। पहले यहाँ देखिए कि सचिव क्या होता है, मानदेय का भुगतान क्या होता है। जैसे आपकी कंपनी में या कोई प्रोग्राम में कोई आया, मान लीजिए कहीं का कोई स्पेशल आदमी आया, तो उसको हम कुछ एक्स्ट्रा चादर उड़ा दिए, कुछ गिफ्ट दे दिए, तो उसी को हम बोलते हैं ऑनरेरियम दिए। तो ऑनरेरियम जो हम दिए, भुगतान जो किए, वो क्या होगा? पूंजीगत व्यय होगा, नकद व्यय होगा, आयगत व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए जो इसका आंसर होगा ना वो क्या? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। उसे देखिए, आयगत व्यय होगा। आप जो उनको दीजिएगा तो पैसा ही खर्च कीजिएगा, उसमें पैसा ही आपका खर्च होगा। मान लीजिए उसको चादर उड़ा रहे तो उसमें पैसा खर्च होगा। इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन दोनों सेट में था और इस सेट में भी क्वेश्चन है। अगर आप इससे पहले सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन नहीं देखे हैं ना, तो सेट 1 का वीडियो के अंदर जो सब्जेक्टिव, सेट 1 मॉडल पेपर के अंदर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया। अगर आप लोग इस सेट का भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और आपको इस सेट का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। साझेदारी अनुबंध संलेख बनाना अनिवार्य है, या ऐच्छिक है, या अनिवार्य है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए, इसका आंसर बहुत आसानी से आप बोल दीजिएगा। देखिए, ये ऐच्छिक है। साझेदारी संलेख आप जैसा कि जानते हैं, रिटन भी बनता है और ओरल भी बनता है, यानी कि मौखिक भी बन सकता है और लिखित भी बन सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का बनाना चाहते थे। क्या? वॉलंटरी, यानी कि ऐच्छिक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कि साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर अलिखित लेनदार का लेखा करने पर होगा। क्या होगा? वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, साझेदारी फॉर्म के पुनर्गठन पर, पुनर्गठन का क्या मतलब होता है? फॉर्म का जो रूल रेगुलेशन होता है, वो रूल रेगुलेशन बदलाव करके फिर से नया रूल बनता है, फिर से नया कानून बनता है, तो उसको पुनर्गठन कहते हैं। ठीक है, लिखित देनदार का लेखा करने पर होगा। क्या होगा? साझेदार के वर्तमान साझेदार को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगा, वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो वर्तमान साझेदार को हानि होगा। क्या होगा? वर्तमान साझेदार को हानि। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं। देखिए, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार क्या लाभ हानि को वहन करते हैं? पुराने साझेदार में, नए साझेदार में, सभी साझेदार में, या केवल 2 साझेदार में? तो जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा, जब भी नया साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार को ही लॉस होता है, क्योंकि पुराना साझेदार अपना प्रॉफिट का हिस्सा नए साझेदार के लिए त्याग करना पड़ता है। तो किसको होगा हानि? कौन हानि का सामना करेगा? तो पुराना साझेदार करेगा। समझ गए? इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेट में, और इस सेट में भी पूछ दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि राजेंद्र, सतीश एवं तेज। देखिए, पहले यहाँ देखिए, थोड़ा यहाँ बेसिकली ध्यान दे दीजिए कि यहाँ जो है ना 100 क्वेश्चन आपसे करेगा। कितना क्वेश्चन करेगा? 100। और इसमें से आपको आंसर कितना का देना है ना? 50 को। 100 क्वेश्चन है और उसमें से आपको टिक कट कितना करना है? 50 करना है। 100 आपको ऑप्शनल में है, ऑप्शनल में 100 में से चूज़ करना, और कितना चूज़ करना है? तो 50 चूज़ करना है। आपको जो ओएमआर शीट मिलेगा ना उसमें 85 क्वेश्चन को भरना रहेगा। 85 सर्कल में आप गोला को भरिएगा। अगर 50 से ज़्यादा भर देते हैं तो आपका काउंटिंग जो सोचिएगा 50 से आगे हो, तो ऐसा नहीं होता है। आपका
काउंटिंग जहाँ से स्टार्ट होगा 50 जहाँ पे कंप्लीट हुआ उसके आगे का छोड़ दिया जाता है। इसलिए एकदम कोशिश की जो जिस पर आप 100% कन्फर्म हो, एकदम 100% नो एनी डाउट, उसी क्वेश्चन को 50 को टिक कीजिए और अपने 50 से 50 मार्क्स अचीवमेंट कीजिए। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो मेरा नहीं देखे ना कि OMAR शीट कैसे भरा जाता है, तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो की कंप्लीटली देख लीजिएगा, क्योंकि OMAR शीट में काफ़ी बदलाव किया गया है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए राजेंद्र सतीश, इस क्वेश्चन में देखिए जैसा कि आप सब जानते होंगे ना, OMAR शीट के लिए हमको सिर्फ 1 घंटा मिलता है। आप जो सोचिएगा ना, एग्जाम हॉल में पहले आपको OMAR शीट देगा, OMAR शीट भरने के लिए 1 घंटा का टाइम मिलेगा। 1 घंटा के अंदर आप OMAR शीट भर लीजिए, भरे या ना भरे, एग्जाम वाला आपसे OMAR शीट कॉपी छीन लेगा। इसलिए जो छोटा क्वेश्चन है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में तो लॉन्ग है, काफ़ी टाइम लगेगा, इसको सॉल्व करने में आपका टाइम भी जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, तो इस क्वेश्चन सबको छोड़िए और इस पर कीजिएगा, तब कि मन में डाउट भी रहेगा। इसलिए ऐसा क्वेश्चन को छोड़िए, क्योंकि टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। वैसे मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ कि इसका सही आंसर 1:1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि एक साझेदार की मृत्यु होने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की राशि को किसके पूंजी खाते में जमा किया जाता है। एक साझेदार की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन बीमा पॉलिसी जो किसके खाते में जमा, तो इसे हम पहले बता चुके हैं। इसके जो उत्तराधिकारी होंगे ना, उसी को, सिर्फ मृत साझेदार को आप ही बताइए, जो साझेदार डेथ कर गया उसके साझेदार में क्या पॉलिसी करेंगे। मृत साझेदार सहित सभी साझेदार। अब यहाँ पे आप सोचने वाली बात है, जब साझेदार मृत्यु हो गया, जब साझेदार का डेथ ही हो गया, तो उसको हम क्यों काउंटिंग लेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या है ऑप्शन, शेष बचे साझेदार उनके नए लाभ विभाजन अनुपात में, या शेष बचे साझेदार उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। तो क्या होगा इसका आंसर, आपको पता है तो वैसे कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका जो आंसर होगा ना वो बी होगा। बी को टिक कीजिएगा, क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, साझेदार के प्रवेश पर पुराने स्थिति विवरण में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। सभी साझेदार के पूंजी खाते में, नए साझेदार के पूंजी खाते में, या पुराने साझेदार के पूंजी खाते में, इनमें से कोई नहीं। अगर पता है तो आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए इसका आंसर जो होगा ना, क्या होगा, पुराने साझेदार के पूंजी खाते में हम क्या करेंगे, हस्तांतरित करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के। चलिए समझ गए। क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है कि लेनदार और देय विपत्र जैसे दायित्व को वसूली खाते में हस्तांतरित करने के पश्चात भुगतान के संबंध में सूचना के अभाव में ऐसे दायित्व का क्या होगा, भुगतान नहीं होगा, पूर्ण भुगतान होगा, या आंशिक भुगतान होगा। आंशिक मतलब क्या, पार्टली पेड, थोड़ा थोड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो बता दीजिए। देखिए जब भी होगा ना तो पूर्ण भुगतान करना होगा। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 11 है, सामान्य उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाया जाता है। देखिए नॉर्मल पर्पस के लिए, कोई स्पेशल पर्पस नहीं हो, तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं। देखिए आय व्यय खाते में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो वैसे इसको हम कहाँ दिखाते हैं, आय व्यय खाते में। तो आय व्यय खाता कौन सा खाता है, तो नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है। चलिए कौन बनाता है, तो अलाभकारी संस्था बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतः दर्शाता है। देखिए सामान्यतः क्या दर्शाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता अधिक दिखाता है, पूंजी कोष, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट शेष। अगर आप पढ़े होंगे तो आराम से आंसर इसका बता दीजिएगा। क्या दिखाता है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को क्या है, वेतन दिया जाएगा, वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि 13 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या उन्हें वेतन दिया जाएगा जो फर्म के लिए कार्य करते हैं, क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, साझेदार फर्म से साझेदार का संबंध होता है। देखिए जो पार्टनरशिप फर्म है उससे पार्टनर्स का क्या हक है, प्रबंध का, सेवक का, अभिकर्ता का, या इनमें से कोई नहीं। अगर पता है तब जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका जो आंसर होगा ना, एज ए सर्वेंट, यानी कि सेवक का। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 15 है, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने को कहते हैं। देखिए जब नया पार्टनर्स आता है ना तो ख्याति लाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गुडविल आते हैं, ठीक है ना। तो गुडविल जो लाता है ना, तो वो पुराने ओल्ड पार्टनर्स को मिलता है। क्योंकि देखिए हमेशा 2 तरह होता है, ओल्ड पार्टनर्स जो होता है वो नए पार्टनर्स के लिए कुछ सेक्रीफाइस करता है, तो फिर उसको बदले में क्या मिलता है, जो गुडविल लाया ना वो किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को। तो यहाँ जो होगा ना, नए साझेदार द्वारा ख्याति की राशि नकद लाने को कहते हैं, लाभ कहते हैं, संपत्ति कहते हैं, अधिमूल्य या ख्याति। तो क्या होगा, इसका हम अधिमूल्य कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, ये तीनों सेट में क्वेश्चन पूछा है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 16 है कि
पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक्य है। देखिए डेबिट, नाम मतलब होता है डेबिट और जमा मतलब होता है क्रेडिट। अधिक्य है, देखिए एक्स्ट्रा यानी कि अधिक्य क्या होगा, हानि होगा, प्राप्ति, हानि होगा या प्राप्ति यानी गेन होगा, लाभ होगा, व्यय होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका क्या होगा, अधिक्य क्या मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है, तो क्या होगा, जब भी आपको एक्स्ट्रा होगा तो लाभ होगा ना, कमी तो नहीं ना होगा। तो चलिए 17 क्वेश्चन नंबर है मेरा कि साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है। अनिवार्य समापन है, न्यायालय द्वारा समापन है, सहयोग द्वारा समापन है या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका जो होगा ना सहयोग द्वारा समापन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, आय व्यय खाता है। इस क्वेश्चन में पहले हम बता चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना जल्दी से कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए वैसे बता दिए, इसका जो आंसर होगा ना सी होगा। क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा, ए और बी। देखिए इस क्वेश्चन को भी अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, समय लगेगा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को वैसे मैं देखिए ईजी ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है। ए और बी 2:2 के अनुपात में लाभ बांटते, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कौन सा ज़्यादा किस अनुपात में त्याग करेगा। तो इसका जो आंसर होगा ना अगर कीजिएगा तो क्या होगा, बी द्वारा त्याग किया जाएगा 1/10। तो चलिए क्योंकि बी यहाँ ज़्यादा ले रहा है ना, कितना 3 ले रहा है, तो बाद में कितना सेक्रीफाइस करेगा 2:3। भारतीय साझेदारी अधिनियम, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1932, 1956, 2013 या 1947। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो भारतीय साझेदारी जो अधिनियम 1932 में, इस क्वेश्चन को स्टार्ट ही कर लीजिए। पुराने साझेदार का त्याग है, ओल्ड पार्टनर्स का जो त्याग होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर फार्मूला जो होगा वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या होगा, नया हिस्सा होगा या पुराना हिस्सा माइनस नया हिस्सा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, इसका आंसर होगा। क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि ख्याति है अमूर्त, ख्याति क्या है, गुडविल क्या है। एक अमूर्त संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति, इनमें से कोई। तो जैसा कि आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, ख्याति है जिसको हम देख नहीं सकते और उसको मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में हम माप सकते हैं। देखिए क्या होगा इसका, अमूर्त एवं अदृश्य संपत्ति है। जब भी कंपनी बिकता है तो गुडविल का भी वैल्यू होता है, गुडविल का भी मायने होता है, समझ गए ना। तो चलिए आगे देखिए क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। देखिए जब साझेदार की तरफ से फर्म द्वारा वसूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्यय को डेबिट किया जाता है वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, साझेदार के ऋण खाते में, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 23 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा। तो जो वसूली किया जाता है ना वो किस में किया जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है। समता अंश के निर्गमन से प्राप्ति, नकद बिक्री, बैंक अधिविकर्ष, ऋण पत्रों का क्रय। तो बताइए कि इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा। तो ये जो है ना समता अंश का निर्गमन एवं प्राप्तियाँ जो है ना वो वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को कहाँ दिखाया जाता है, ये क्वेश्चन कर रहा है। आय व्यय खाते में, आर्थिक चिट्ठा में, लाभ हानि खाता में, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए जो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा। तो किस में दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठा में, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, प्राप्ति और भुगतान खाता है। इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, नहीं अलग क्वेश्चन है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाममात्र खाता है, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए प्राप्ति और भुगतान खाता एवं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि आय व्यय खाता है, बहुत अच्छे से अंतर स्पष्ट करके वीडियो अपलोड है। तो वीडियो को देख लीजिएगा ना तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछेगा ही, ये गारंटी है। इसलिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जल्दी बताइए कि 26 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा। तो ये जो है ना वास्तविक खाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, नाममात्र खाता है। आय व्यय खाता बनाया जाता है व्यावसायिक संस्था द्वारा, औद्योगिक संस्था द्वारा, या लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, या सभी संस्था द्वारा। तो बताइए कि 27 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है इसलिए आप इसको कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे मैं बता दूँ इसका जो आंसर होगा ना सी होगा। लाभ न कमाने वाली संस्था जो है क्या बनाता है, आय व्यय खाता तैयार करता है। चलिए हम आगे का देखते हैं, 28 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्राप्त सचिव को मानदेय का भुगतान है।
पूंजीगत व्यय है, आयगत व्यय है, नकद व्यय है, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को भी रिपीट कर दिया है, स्टार ही कर लीजिए, इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट करके ही बताइए क्या होगा। वैसे बता दूँ ये क्या होगा, आयगत व्यय होगा, क्योंकि खर्च हो रहा है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। बकाया चंदा है, आय है, व्यय है, दायित्व है, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर हुआ ना क्या होगा। देखिए बकाया चंदा आपको तो कभी ना कभी मिलेगा, इनकम तो होगा ही, क्या होगा, ये होगा। चलिए, गैर व्यापारिक संस्था में देयता पर परिसंपत्तियों के अधिक्यों को कहते हैं पूंजी निधि, पूंजी लाभ या शुद्ध लाभ। तो जल्दी बताइए 30 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो मैं बता दूँ क्या होगा, कैपिटल फंड होगा। चलिए, क्वेश्चन मेरा 31 है, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है आय, परिसंपत्ति, व्यय या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 31 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो क्या होगा, मानदेय को जब भी हम देते हैं खर्च होता है मेरा, तो क्या होगा, व्यय होगा। यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। देखिए, पूंजीगत प्राप्ति, देय या आयगत, आय या इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसा कि सभी जानते होंगे ना, कहीं भी प्रवेश कीजिएगा तो आपको क्या दीजिएगा, पैसा नहीं, रेवेन्यू नहीं आएगा। क्या वो इंटरेस्ट फी, क्या पर कुछ दे सकते हैं, पेन या बिल्डिंग हम दे सकते हैं या गाड़ी दे सकते नहीं ना, उसको हम कुछ मनी के रूप में ही देंगे। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 एंड 36। 33 है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदार को उनके द्वारा फर्म को दी गई अग्रिम राशि पर ब्याज दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, तो 6% दिया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन साझेदारी की विशेषता नहीं है, समझौता, लाभ विभाजन, सीमित दायित्व, दो या से अधिक व्यक्ति। तो ये देख रहे हैं ना, सीमित दायित्व जो है ना, ये साझेदारी की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। साझेदार की विशेषता क्या है, समझौता होना चाहिए, लाभ दो, जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति नहीं होगा तो साझेदारी फर्म कहला ही नहीं सकता। साझेदारी फर्म कहलाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को होना बहुत जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, साझेदारी समझौता के अभाव में साझेदार को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। कितना, 8%, 6%, 9% या इनमें से कोई। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका भी आंसर होगा 6%। ठीक है, चल या परिवर्तनशील विधि से साझेदार के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। लाभ हानि खाता में, ब्याज खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, या इनमें से कोई नहीं। पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। देखिए, जब ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टियाँ करनी पड़ती है। तो जल्दी बताइए 37 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए। 37 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, सी होगा। ए भी होगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट बाय डिवेंचर, कोई भी प्रविष्टि नहीं, क्या होगा, ए और बी दोनों हो सकता है। चलिए, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा एवं उपयुक्त सभी। तो जल्दी बताइए 38 का आंसर क्या होगा। बहुत क्वेश्चन के बाद ना डी आंसर आया है। क्या होगा इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव होगा। पहला हमको लग रहा है कि डी हमको आंसर मिला है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अलाभकारी संस्थान है, झारखंड अधिनियम परिषद। इस क्वेश्चन में कर रहे हैं। देखिए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए। तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा अलाभकारी संस्थान है जिसका पर्पस लाभ कमाना नहीं है। इसमें से कौन सा है, झारखंड अधिविद्य परिषद, टाटा स्टील, एयर इंडिया या जेट एयर एवरेज। तो जल्दी बताइए कि 39 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, तो झारखंड अधिविद्य परिषद होगा, जिसका पर्पस लाभ कमाना नहीं है। स्वामित्व अनुपात की गणना के निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। देखिए, स्वामित्व अनुपात की जो गणना करते हैं वो किस सूत्र के द्वारा करते हैं, तो चलिए देखिए, अगर पता है तो बता दीजिए। वैसे इसका होगा आंसर सी, शेयर होल्डर फाउंड बाय टोटल एसेट्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है मेरा कि एक कंपनी की विशेषता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व, अस्थायी जीवन, सीमित दायित्व, उपयुक्त सभी। तो देखिए 42 का बहुत इजी आंसर होगा। अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। वैसे 42 का ये मेरा सेकंड डी आंसर मिला है पूरे इतना, यानी कि 42 तक में। चलिए, क्या होगा, उपयुक्त, यानी कि ये सभी है ना एक कंपनी की विशेषता है। अगर आपको लॉन्ग भी क्वेश्चन पूछे ना कि कंपनी की विशेषता बताए तो आप बता सकते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व, अस्थायी जीवन, सीमित दायित्व या आर्टिफिशियल पर्सन, ये सब बता सकते हैं कि कंपनी की विशेषता है। चलिए 43 है, कंपनी नियम 2014 के अनुसार कंपनी के ऋण पत्र निर्गमन की राशि के कम से कम कितने प्रतिशत बराबर राशि ऋण पत्र के शोधन के पूर्व ऋण पत्र शोधन संचय खाते में हस्तांतरित करनी चाहिए। 50%, 25% या 15% या 100%। तो जल्दी बताइए 43 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो 25%। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है संचालक के द्वारा,
अंकेक्षक के द्वारा, अंशधारकों के द्वारा या प्रबंधक के लिए। तो जल्दी बताइए 44 का जो आंसर होगा वो क्या है होगा, पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो शेयर होल्डर के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और मैं चाहता नहीं कि आपको 1 घंटा मिले और इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, क्योंकि आपको 100 ऑप्शन है तो बहुत है ना। तो चलिए वैसे इसका हम आंसर बता देते कि इसका सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, 10,000 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि तरल संपत्तियों में शामिल होता है, क्या होता है, बिल रिसीवल, देनदार या कैश बैलेंस, ये सभी। तो जल्दी बताइए 46 का आंसर मेरा क्या होगा। तो ये मेरा थर्ड डी लास्ट होगा। चलिए थर्ड डी मिला हमको पूरे 46 तक में, क्या होगा इसका आंसर, ये सभी होगा, तरल संपत्ति में शामिल होगा। कुल संपत्ति ऋण अनुपात है, तरल अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशील अनुपात या संचालन अनुपात। तो जल्दी बताइए 47 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो शोधन क्षमता अनुपात होगा। इसमें भी सॉल्व कीजिएगा, वो टाइम लगेगा, गलत भी आने का चांस है, और आपके पास लिमिट टाइम है। तो वैसे मैं इसका आंसर बता दूं कि 48 का आंसर क्या होगा, तो 20% होगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए 49 क्वेश्चन है मेरा, जब चालू अनुपात 2:5 हो और चालू दायित्व की राशि 25,000, तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, टाइम लगेगा। वैसे मैं इसका आंसर बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि सॉल्व करना तो सॉल्व कीजिए, वैसे इसका आंसर 10,000 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन है 50 है मेरा, इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है, नकद बिक्री या मशीनों की क्रय या अंशों का निर्गमन से प्राप्ति या ऋण पत्रों का क्रय। तो जल्दी बताइए 50 का जो आंसर है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो क्या होगा, ऋण पत्रों का क्रय होगा। चलिए 51, शोधनीय गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र के अंकित मूल्य से कम कितने प्रतिशत के बराबर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करना आवश्यक है। 50%, 15%, 25%। इस क्वेश्चन को भी रिपीट कर दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिए, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहा है तो जरूर एग्जाम हॉल में पूछेगा ही। तो क्या इसका आंसर होगा, 15%। चलिए पेटेंट्स को चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, गैर चालू संपत्ति या संचय एवं अधिशेष, ऋण एवं अग्रिम या चालू संपत्ति है। तो जल्दी बताइए 52 का जो आंसर होगा वो मेरा क्या होगा, तो गैर चालू संपत्ति में ख्याति है। इस भी क्वेश्चन, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये तो पूछेगा, ये तो गारंटी है कि ये ख्याति वाला क्वेश्चन रहेगा। ख्याति क्या है, व्यय है, संपत्ति है, आय है या इनकम है। तो क्या है मेरा, एक अदृश्य संपत्ति है, क्या होगा मेरा, संपत्ति होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। 55 में कृत्रिम संपत्ति है, प्रारंभिक व्यय, अभिगोपन मशीन या संचित हानि है, ये सभी। तो जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर होना चाहिए ना वो क्या होना चाहिए, तो प्रारंभिक व्यय होगा। रोकड़ समतुल्य में शामिल होता है, ट्रेजरी बिल, व्यापारिक बिल, बैंक में रोकड़। तो जितने भी देख रहे हैं ना ये सभी रोकड़ समतुल्य में शामिल है। रोकड़ समतुल्य क्या होता है ना, जिसको हमने क्विक मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि शीघ्र, यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, बहुत छोटा शीघ्रकालीन, छोटा यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ लीजिए, बहुत कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन का आप सॉल्व कीजिएगा तो वो काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलिए मैं वैसे इसका आंसर बता देता हूँ, आप अगर इच्छुक है सॉल्व करने को तो इसे सॉल्व करते रहिए। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा ना 16,000 आएगा। चलिए निम्न में से कौन सा रोकड़ वही यानी कि आउटफ्लो का उदाहरण नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं पूछ रहा है। ऋण पत्र, ऋणों का पुनः भुगतान या लेनदार में कमी, ऋण पत्रों का शोधन, अंशों का निर्गमन। तो जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऋणों का पुनः भुगतान। चलिए इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करते रहिए। वैसे मैं इसका आंसर बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा, 1:1 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 60 है, देनदार आवर्त अनुपात है, देनदार आवर्त अनुपात बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन में फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका क्या होगा, शुद्ध विक्रय नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवर। चलिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना अनिवार्य है, परामर्श यानी कि प्रशासनात्मक है, कंपनी अधिक परिषद है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए 61 का जो आंसर होगा मेरा क्या होगा, तो क्या अनिवार्य है यानी कि मैंडेटरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि संचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करते समय शुद्ध लाभ में किसे पुनः जोड़ा जाएगा, ख्याति अपलिखित को, हास को, या अस्थायी संपत्ति की बिक्री पर हानि को, या उपयुक्त शब्द को। तो बताइए इसका जो आंसर होगा ना ये ऑल ऑफ द एबव होगा, क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, वित्तीय उपकरण द्वारा प्राप्त लाभांश को रोकड़ प्रवाह विवरण में किस क्रिया के अंतर्गत दर्शाया जाता है, संचालन क्रिया, निवेश क्रिया, वित्तीय क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंतर्गत दिखाया जाता है, क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्ष के दौरान इतना लाभ हुआ, इतना समस्या हो, मेरा जाएगा टाइम, मेरे पास टाइम लिमिट है और ऑप्शन में बहुत है। तो चलिए हम ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, वैसे इसका आंसर बता देते। अगर आप इच्छुक है सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको 16,000 आंसर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि संचालन से रोकड़ प्रवाह की गणना करते समय शुद्ध लाभ में किसे जोड़ा जाता है? रहत्या वृद्धि, रहत्या में कमी, या देनदार में वृद्धि, या लेनदार में कमी? तो जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? तो रहत्या में कमी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है? अस्थायी संपत्तियों का क्रय, संचालन कोष का, या ऋण पत्रों का निर्गमन, या फिर क्या होगा? ऋण पत्रों का निर्गमन या अस्थायी संपत्तियों की बिक्री। तो जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर होना चाहिए ना वो क्या होगा? तो अस्थायी संपत्तियों का क्रय, ये होगा। क्या होगा? अस्थायी संपत्ति। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है रोकड़ समतुल्य में निम्न में से शामिल होता है? ट्रेजरी बिल। इस क्वेश्चन को आप स्टार कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है और इसका आंसर क्या होगा बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। वैसे क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है मेरा कि शब्द चालू संपत्ति में शामिल होता है? शब्द चालू संपत्ति में शामिल होता है दीर्घकालीन निवेश, अल्पकालीन निवेश, या फर्नीचर, या पेटेंट्स। तो जल्दी बताइए कि 68 का जो आंसर होगा मेरा वो क्या होगा? तो अल्पकालीन निवेश यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि संपत्ति अनुपात स्वामित्व को तथा डैश के संबंध में दर्शाता है? संचय, अंशपूंजी, कुल संपत्ति, है या ऋण पत्र? तो जल्दी बताइए कि इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? तो क्या होगा इसका आंसर? कुल संपत्ति होगा। चलिए कुल संपत्ति बराबर कुल दायित्व, चालू दायित्व, कुल संपत्ति माइनस ऋण अनुपात। क्या होगा 70 का आंसर? पता है तो कमेंट करके बता दीजिए क्या होगा इसका? कुल दायित्व होगा। कितना? चलिए क्वेश्चन में मेरा है कि कुल संपत्ति ऋण अनुपात। यार कैसा क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए 71 देखते हो क्वेश्चन नंबर हम 71 देखेंगे कि समता अंश पूंजी है, इक्विटी शेयर होल्डर, संचय अधिशेष, कुल संपत्ति। किस टाइप से आंसर दे रहा है? या स्वामित्व अनुपात, या क्या ए 50%, या 33%, या सी 20%, या डी 60%? क्या होगा 71 का आंसर? पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। नहीं कमेंट करने से नहीं होगा, इसको समझना होगा कि समता अंश। वैसा आपको इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए आप ऐसा क्वेश्चन फोकस मत कीजिए। वैसे पता है, वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? 50% होगा। चलिए एक फॉर्म की तरलता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात लाभदायक है? क्या पूंजी आवर्त अनुपात, अमल परीक्षण अनुपात, स्टॉक आवर्त अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात? तो जल्दी बताइए कि 72 का जो आंसर होगा मेरा वो क्या होगा? तो अमल परीक्षण अनुपात होगा। चलिए यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि स्वामित्व अनुपात की गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है? तो बताइए कि किस सूत्र द्वारा की जाती है? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे क्या? अंशधारी को कोष बाय टोटल एसेट्स, शेयर होल्डर बाय फंड्स द्वारा, ठीक है ना। 74 आंतरिक और ब्राह्म स्वामित्व के मध्य संतोषजनक अनुपात है। तो बताइए कि 74 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 2:1 अनुपात जो है संतोषजनक अनुपात है। तरल संपत्तियों में शामिल होता है? क्या होता है तरल संपत्तियों में शामिल? बताइए कि 75 का जो आंसर होगा ना क्या ये सभी शामिल होता है तरल संपत्ति में। चलिए संचालन अनुपात है, लाभदायक अनुपात है, क्रियाशील अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर जो होगा ना वो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा लाभदायक अनुपात होगा। 77 है मेरा आदर्श चालू अनुपात है। बताइए कि आदर्श चालू अनुपात क्या है? 2:1 है। क्या होगा? 2:1 जो है मेरा आदर्श चालू अनुपात है। सम विच्छेद क्वेश्चन नंबर मेरा है 78 है। 78 सम विच्छेद उस बिंदु को कहते हैं जहाँ, बताइए क्या होगा इसका आंसर? काफ़ी लॉन्ग है। कुल लागत कुल बिक्री के बराबर हो, टोटल कॉस्ट आर इक्वल टू टोटल सेल्स। समझे? सम विच्छेद बराबर होगा। चलिए समान आकार के विवरण प्रायः तैयार किए जाते हैं अनुपात के रूप में, प्रतिशत के रूप में, या किसके रूप में तैयार किए जाते हैं? तो हमेशा जो है ना प्रतिशत के रूप में तैयार किए जाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको टाइम लगेगा। वैसे इसका आंसर जान लीजिए 25% आएगा। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। वैसे इसका आंसर जान लीजिए कितना आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 50% आएगा। इसको भी सॉल्व कीजिएगा आपको टाइम लगेगा। इसका आंसर देख लीजिए कि क्या आएगा, सी आएगा। चलिए विक्रय में बेचे गए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि क्या होता है? संचालन लाभ होता है, सकल लाभ होता है, शुद्ध लाभ होता है, या कुल लाभ होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है। क्या होता है मेरा? ग्रॉस प्रॉफिट होता है। चलिए तुलनात्मक विवरण को यह भी कहते हैं क्रियाशील, या क्षैतिज समानांतर, लंबवत, या ब्राह्म विश्लेषण? और पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे क्षैतिज समानांतर कहते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा के अनुसार आर्थिक चिट्ठा स्वीकृत रूप प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए? किसके अंतर्गत? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये देख रहे हैं ना, धारा 129 के अंतर्गत स्थिति विवरण है, खाता है, विवरण है, ये भी दोनों है, या उपयुक्त सभी है? पता है तो जल्दी सब कमेंट कर दीजिए। वैसे क्या है? एक स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट मेरा क्या है? स्टेटमेंट। 87 क्वेश्चन नंबर है एक कंपनी के लेखे द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि को क्या कहते हैं? अंश पूंजी में हस्तांतरित किया जाता है, चालू देता है शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, संचय अधिशेष
शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, इनमें से किसी में भी नहीं दिखाया जाता है। अगर पता है तो आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। वैसे किस में दिखाया जाता है, सी में दिखाया जाता है, सो अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए 88 है मेरा, आर्थिक चिट्ठे में अंश पूंजी को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी या पेड अप कैपिटल या अंशधारित शेयर होल्डर फंड्स के। तो पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका आंसर भी होगा डी, इसमें बहुत ही कम आंसर डी आया, क्या होगा, शेयर होल्डर फंड्स। चलिए कंपनी का वार्षिक रिपोर्ट निर्गमित किया जाता है संचालन के लिए, संचालकों के लिए, प्रबंधकों के लिए, अंशधारियों के लिए। इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए। तो किसके लिए किया जाता है, अंशधारकों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, कंपनी का स्थिति विवरण बनाया जाता है तरलता क्रम में, स्थायित्व क्रम में, दोनों में से किसी क्रम में या अंशतः दोनों में। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या होगा, दोनों में से किसी में भी नहीं, दोनों में से किसी में भी, समझे, ऐसा नहीं होगा, नहीं, दोनों इसमें बना सकते हैं और इसमें बना सकते हैं। क्वेश्चन मेरा 91 है कि संचालकों की रिपोर्ट कंपनी किस सभा में प्रस्तुत करती है। संचालकों की रिपोर्ट कंपनी की किस सभा में प्रस्तुत करती है, सभा में प्रस्तुत करती है। संचालन की सभा में, वार्षिक साधारण सभा में, प्रबंधकों की सभा में या इनमें से किसी में नहीं। पता है तो कमेंट कर दीजिए किस में, वार्षिक साधारण सभा में। क्वेश्चन मेरा 92 है, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां को दिखाया जाता है आय व्यय खाता में, स्थिति विवरण में, लाभ हानि में या इनमें से कोई नहीं। पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। हमेशा जो है ना पूंजीगत बैलेंस शीट में दिखाते हैं, एसेट साइड में। देखिए 93, ऋण पत्र प्रीमियम डैश के लिए प्रयोग किया जाता है, अंशों के ऋण पत्र अपलेखन, ऋण या पूंजी शोधन या पूंजीगत हानि के अपलेखन। तो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा ना, उपरोक्त सभी होगा, डी होगा। ऋण पत्र भाग होता है अंश पूंजी का, दीर्घकालीन उधार का, स्वामित्व पूंजी का या इनमें से कोई नहीं। पता है तो कमेंट कर दीजिए। वैसे लॉन्ग टर्म ब्रोइंग्स का। चलिए ऋण पत्र के शोधन पर प्रीमियम खाता, एक वास्तविक खाता, एक अवास्तविक खाता, एक व्यक्तिगत खाता या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है ना, एक व्यक्तिगत खाता है ऋण पत्र प्रीमियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 है कि ऋण पत्र पर निर्गमन पर कटौती या हानि को दिखाया जाता है। तो क्या होगा, इसका आंसर जो होगा ना, ये होगा प्रतिभूति प्रीमियम में संचय में से घटाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 की परिवर्तनशील ऋण पत्र को छूट पर जारी नहीं किया जा सकता, ये तुरंत अपरिवर्तनशील है। क्या होगा, ये तुरंत परिवर्तनीय होते हैं, ये होगा। ऋण पत्रधारी को कंपनी का डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेनदार ही कहा जाएगा ना, देनदार तो नहीं कहा जाएगा, लेनदार कहा जाएगा। साधारणतः ऋण पत्र होते सुरक्षित, असुरक्षित, अंशतः सुरक्षित। ये क्या होगा, 99 का बताइए। जो आंसर होगा ना, थोड़ा क्या होगा, सोचने वाली है। ये है ना, सुरक्षित रहते, सिक्योर ही रहता है। ऋण पत्र पर ब्याज की दर होता है, कितना होता है, 12%, 20%, ये निश्चित दर। क्या होगा, ये जो है ना, एक निश्चित लिमिट है। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ना। अगर आप लॉन्ग का भी आंसर चाहते हैं ना, तो कमेंट कीजिए, आपको लॉन्ग का भी आंसर मिलेगा। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों